नमस्कार दोस्तों, जय योगेश्वर। आपका हम स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल बायोकेम बाय वाईएसएस। आज हम यहाँ पे रसायन विज्ञान कक्षा 10 रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर अध्ययन करने वाले हैं। और सबसे पहले इसके पहले हम विज्ञान के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी रख लेते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, विज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। और साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? सिंटिया शब्द से हुई है। कोई सिंटिया बोलता है, कोई साइंटिया बोलता है, तो सिंटिया शब्द से हुई है। इसका जो अर्थ होता है अंग्रेजी में, उसका अर्थ होता है टू नो। टू नो का मतलब क्या होता है? जानना। टू नो का मतलब होता है जानना। इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, अपने भौतिक मतलब बाहरी चीज़ों को और अपने आंतरिक चीज़ों को एक जानने का जो प्रयास करते हैं, उसके नियमों को जानते हैं, किस प्रकार से धरती चल रही है, इनमें क्या संबंध है, और ये सारी चीज़ों को जानना ही विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। और इसका भी एक स्टैंडर्ड जो परिभाषा होता है, किसी विषय के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है। कोई भी विषय मतलब कोई भी वस्तु है, उसके बारे में जानकारी रखने की जो कोशिश होती है, उसे हम विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। तो ये होता है। अब विज्ञान को हम आसानी से सरलता से समझने के लिए इसको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला कैटेगरी क्या हो जाता है? पहला कैटेगरी होता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। और दूसरा कैटेगरी क्या होता है? दूसरा होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। ठीक है। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं। और इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई थी, जिसका नाम है, जिसको हम क्या कहते हैं? केमिया कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अगर इसका हम अंग्रेजी मतलब देखें तो एक ग्रीक भाषा है, यानी ग्रीक शब्द है। ये ग्रीक शब्द है। ठीक है। केमिया का जो अंग्रेजी मतलब होता है वो होता है पोअर टुगेदर। पोअर टुगेदर। पोअर टुगेदर। तो इसका मतलब क्या होता है? पोअर टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, एक साथ ढालना। एक साथ ढालना। तो ग्रीक में जो कीमियागर रहते थे, वो क्या करते थे? धातुओं के रूपांतरण के संबंध में ये बताया गया है कि ये बहुत मतलब ईसा पूर्व पहले की बात है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो वहाँ के कीमियागर थे, वो कुछ धातुओं का, खनिजों का रूपांतरण एक दूसरे में करते थे। तो धातुओं का रूपांतरण भी इसमें आ जाता है। बाकी बहुत सारे शब्द की उत्पत्ति इसकी मानी जाती है, लेकिन जो मेन सोर्स होता है अक्सर इसको हम केमिया से ही मानते हैं। यहाँ से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति आया। ठीक है। और इसके जो जनक हैं, अगर हम इनके जनक की बात कर लें तो जनक कौन है? लेवासिए। एंटोनी वान लेवासिए इनके जनक कहे जाते हैं। भौतिक विज्ञान में आ जाते हैं तो भौतिक विज्ञान में इसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। इसकी भी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? नेचर। और नेचर का मतलब हम जानते हैं क्या होता है? प्रकृति। नेचर का मतलब प्रकृति होता है, और फ्यूसिस एक ग्रीक शब्द है। ठीक है। फ्यूसिस एक ग्रीक शब्द है। और नेचर का मतलब प्रकृति। प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं या उसके नियमों को जो हम अध्ययन करते हैं, उसे प्रकृति के अंतर्गत यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। जैसे कि ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या होती है, ठीक है, पृथ्वी किस प्रकार से घूमती है, उसकी घूर्णन गति और यांत्रिक ऊर्जा, मतलब जितनी भी इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अगर इनके जनक की बात कर लें तो इनके जनक कौन है? इनके जनक हैं सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन है। ठीक है। ये इनके जनक हो जाते हैं। जीव विज्ञान की अगर हम बात करें, ये तीसरी शाखा है और महत्वपूर्ण शाखा है एक, मतलब हमारे लिए। और इसकी भी जो उत्पत्ति हुई थी, ये भी दो ग्रीक शब्दों से हुई, जिसमें पहला क्या हो जाता है? बायोस, और दूसरा क्या होता है? लोगस। ठीक है। बायोस प्लस लोगस ये क्या है? एक प्रकार का ये भी ग्रीक
शब्द ही है, ठीक है। बायोस का जो अंग्रेजी मतलब होता है ये होता है लाइफ, और लोगस का जो अंग्रेजी मतलब होता है ये होता है स्टडी, ठीक है। लाइफ का स्टडी इसमें किया जाता है, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं जीवन, और ये हो जाएगा अध्ययन। तो इसका मतलब क्या होता है, जीवन का अध्ययन, यानी जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं विज्ञान की उस शाखा में, मतलब विज्ञान की जिस शाखा में हम जीवन का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। अगर इसके जनक की बात करें तो इसके जनक कौन है, इसके जनक हैं अरस्तु, इसके जनक कौन है, अरस्तु, ठीक है। तो ये साइंस के बारे में हमारी कुछ बेसिक नॉलेज हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इन्हें यहाँ पे क्या लिखा है कि हम अध्याय पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे, इसका मतलब हम रसायन विज्ञान पढ़ने वाले हैं पहले, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम रसायन विज्ञान स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले रसायन विज्ञान स्टार्ट करने से पहले रसायन विज्ञान के भी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं जो हमको जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई हमने जान लिया है, लेकिन इसके बाद क्या करते हैं, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, प्रकृति, संगठन तथा इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अभी जब आप 9-10 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसको बांटा नहीं गया है, लेकिन जब आप 11th-12th में जाएंगे तो इसको 3 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला क्या हो जाएगा, भौतिक रसायन। दूसरा क्या हो जाएगा, भौतिक रसायन को हम क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। इनकी शाखाओं को आप जानते रहिए, फिजिकल केमिस्ट्री। और दूसरे को क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या हो जाता है, कार्बनिक रसायन। वैसे रसायन विज्ञान का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है, लेकिन मेनली क्या करते हैं, हम इसको 3 प्रकार में बांटते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए, भौतिक रसायन में क्या होता है, भौतिक रसायन में रासायनिक अभिक्रिया की दर कैसे बढ़ती है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दर की बात इसमें की जाती है, ठीक है। उसमें ऊष्मागतिकीय का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है वो भौतिक रसायन में होती है, इसको आप 11th-12th में समझिएगा, ठीक है। अकार्बनिक रसायन उसे कहते हैं जिसमें हम ऐसे यौगिकों का अध्ययन करते हैं जो खनिज यौगिक होते हैं, जो कार्बनिक नहीं होते हैं, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, तो उनमें हम अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन, और कार्बनिक रसायन में हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो ये इसकी शाखा होगी। तो हम क्या करते हैं कि देखो, पहला
अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, आप समझते हैं। देखो, जब किसी एक या एक से अधिक पदार्थों में, एक या एक से अधिक पदार्थों में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक पदार्थ हो सकता है और या एक से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। अगर उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ बनता है, जिसको हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई कागज है। ठीक है, मान लो कि मेरे पास कोई कागज है, अगर उस कागज को मैं फाड़ दूं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने केवल उसके आकार आकृति में परिवर्तन किया। ठीक है, तो ये एक प्रकार की भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर उसी कागज को मैं जला दूं, ठीक है, अगर उस कागज को मैं जला दूं तो जलाने के पश्चात हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास राख बचेगी ना, कागज की राख बचेगी और कुछ गैसें निकल के उड़ जाएंगी, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, और दूसरे गैस भी हो सकती हैं। ठीक है, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ, कागज किसका बना होता है, सेलुलोज का। जब उसको हमने जलाया तो किस में बदल गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। ठीक है, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ गया। तो इसका एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे देखो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, देखो हमारे पास कोई धातु है जैसे मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम की पट्टी को, ठीक है, मैग्नीशियम की पट्टी को जलाते हैं, यानी जलाने पर, मैग्नीशियम की पट्टी को जलाने पर क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसका रिएक्शन समझ लेते हैं। देखो, मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है क्या होता है, ये Mg होता है। इसको हम जलाएंगे तो बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में कोई चीज जल ही नहीं सकता, तो ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, फिर इसको जब रिएक्शन जब इसमें होगा तो Mg क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा। ठीक है, अब याद रखना ये वाली बात यहाँ पे है कि केवल रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग ले सकते हैं, अणु नहीं। तो यहाँ पे O2 तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यानी ऑक्सीजन का अणु है, लेकिन भाग जब लेगा तो ये पहले परमाणु में टूटेगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये आयनों में टूट जाएंगे, यानी एक प्रकार से परमाणु में टूट गए। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके MgO बना लेगा। अब एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब 2, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैग्नीशियम को भी कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। एक मैग्नीशियम 2 और 2 मैग्नीशियम 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ पर हम अगर करेंगे रिएक्शन बैलेंस, तो इस प्रकार का हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ये मैग्नीशियम हो गई, और पट्टी का मतलब कोई भी पट्टी हो सकती है, मैग्नीशियम की पट्टी हो गई। जलाएंगे तो ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाएंगे और बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये नया पदार्थ बना। यहाँ पे हमने केवल मैग्नीशियम लिया था
और ऑक्सीजन लिया था, दोनों ने आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बन गया, तो रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब से, या फिर पॉज करके लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम नया लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।